Hey, hi everyone. So we are back with another Java concept और इस बार आया है एक नया कीवर्ड पिटारे में से निकला है जिसे कहते हैं this। तो this के बारे में what, why, how, where हर चीज के बारे में बात करेंगे। In next 10 to 15 minutes we will see each and everything about this keyword। ठीक है, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी में डेफिनेशन। this keyword points to the current instance ऑफ द क्लास। मतलब क्या होता है कि उस क्लास का जो उस मूवमेंट पे करंट इंस्टेंस है, करंट ऑब्जेक्ट, टर्मिनोलॉजी डिफरेंट, मीनिंग सेम, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट क्रिएशन दोनों सेम बात होती है। दिस कीवर्ड उस पर्टिकुलर टाइम पे क्लास का जो करंट इंस्टेंस है उसकी तरफ पॉइंट करता है। मतलब नहीं भाई, कुछ समझ नहीं आया ये क्या है, क्या अंग्रेजी, इसीलिए तो अंग्रेजी की डेफिनेशन समझ नहीं आती। एम्प्लॉय कहाँ है हमारी फेवरेट क्लास, इस यही हमें समझा पाएगी। कैसे करते हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखें जल्दी दिसका। आइए, लेट्स मेक अ प्राइवेट इंट ए। ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट, एक मेथड void डिस्प्ले नाम का एक मेथड, हमेशा फेवरेट हमारा। ठीक है, एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछूंगा मैं जिसका आपको मेरे को जवाब देना है। ठीक है, डन। मैं लिखता हूं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट, ये मोस्टली पूरा का पूरा जो लेक्चर है ये क्वेश्चंस पे जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, सो कीप आंसरिंग। ठीक है, कीप आंसरिंग इफ यू नो। प्राइवेट इंट ए की वैल्यू है 100। ठीक है, मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय ई इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय। डन, डन। अब मैंने कहा ई डॉट डिस्प्ले कॉल करो विद अ पैरामीटर 70। 70 पास किया, क्यों किया? ई डॉट डिस्प्ले मेथड कॉल किया, उसके अंदर एक पैरामीटर है, कॉल कर लिया। ठीक है, मुझे ये बताओ प्रिंट क्या होगा, 100 या 70? थिंक, 1 2। ओके, गॉट इट, गॉट योर आंसर। ए 100 प्रिंट होना चाहिए या जो पैरामीटर ने पास हुआ वो 70 प्रिंट होना चाहिए? बताओ। 70 वाले 7 करोड़ रुपए मिलते हैं आपको। ठीक है, 70 इज द करेक्ट आंसर। रीजन बीइंग, समझो फ्लो को। एम्प्लॉय क्लास का ई ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ई डॉट डिस्प्ले कॉल हुआ, डिस्प्ले मेथड के अंदर 70 पास किया हमने, यहां से कंट्रोल गया एम्प्लॉय क्लास के अंदर। यहां पे ए की वैल्यू क्या हो गई, 70। स्कोप क्या है इस टाइम पे, स्कोप मतलब इन कर्ली ब्रेसेस को क्या पता है कि सबसे नजदीक हमारे कौन भाई साहब हैं, ए भाई साहब हैं। ठीक है, ये वाले ए, तो इन्होंने 70 प्रिंट कर दिया। ठीक है, क्या कोई तरीका है 100 प्रिंट करने का? Is there any way that I can print 100, or I can use the value of a equals to 100, that 100 value? Yes, and that's where the concept of this keyword came into picture. समझो बात को। जब इस एम्प्लॉय क्लास का, कहाँ गया हमारा पेंट आर फ्रेंड, नाउ अगेन वी विल गो थ्रू द डेफिनेशन वंस मोर। ठीक है, हमारे पास एक क्लास है, एम्प्लॉय नाम की क्लास थी हमारे पास, जिसका हमने एक इंस्टेंस बनाया। दैट मीन्स हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एम्प्लॉय, बोल लो इसे ईएमपी कह लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या पता है इंस्टेंसेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में, हमें क्या पता है इस क्लास के अंदर कोई भी वेरिएबल होगा ये उसे पॉइंट करेगा। मतलब इस ईएमपी के लिए भी ए की वैल्यू क्या होगी इस टाइम पे, 100। ये बात हमें पता है क्योंकि हमने इसी एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो इस टाइम पे इसकी वैल्यू 100 होगी। नहीं भरोसा है, ठीक है भाई, क्यों भरोसा करोगे तुम मेरे पे? पब्लिक इंट ए लिख लो। ठीक है, और यहां पर पहले, इससे पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ई डॉट ए, यही था ना, ए नंबर है ना वो। ठीक है, इसके आगे लिख लो, क्या मैं सही में ए इक्वल टू 100 हूं? लेट्स सी, सॉरी 1000 लिख दिया। क्या मैं सही में ए इक्वल टू 100 हूं?
आंसर क्या आया? 100। बोलोगे नहीं समझ में आया, स्पेसिंग दे दो भाई, एक इक्वल टू करके ऐसा एरो भी बना दो इसमें। हूं या नहीं हूं चेक कर लो। ऑब्वियसली इससे हमें क्या समझ में आया? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई डॉट ए? दैट इज 100। मतलब कि किसी भी क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो एग्जैक्ट रेप्लिका ले आता है उस क्लास के अपने अंदर सारे के सारे वेरिएबल्स को। ये बात हमें पता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमने ये चीज सीखी है। ठीक है। ई डॉट डिस्प्ले जब कॉल हुआ उसने कहा डिस्प्ले मेथड को 70 पास कर दो। ठीक है। 70 पास करते ही ए की वैल्यू क्या हो गई? 70। हमने सिंपली ए प्रिंट करा दिया, ये 70 है। ठीक है, इसका स्कोप यहां पे खत्म हो गया। अब मैं कह रहा हूं लेकिन मुझे 100 चाहिए। मैंने कहा ना 100 क्या है? उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर ए की वैल्यू 100 है। मुझे ये वाला ए चाहिए, वो ए नहीं चाहिए मेथड के अंदर। अगर मैं सिंपली यहां पे दिस डॉट ए लिख दूं, ठीक है, और यहां पे एक मेथड मैसेज लिख देते हैं इनसाइड डिस्प्ले, तो होगा क्या? इनसाइड डिस्प्ले, दैट्स इट, प्लस if I say this dot a, what it will print me? Absolutely correct, it will print me 100। So, इससे पता चलता है कि दिस ने क्या किया, एक इसको बाहर बात करी। उसने कहा भाई मुझे तेरे से फर्क नहीं पड़ता अब तू कौन है, ना ना ना, आई डोंट केयर अबाउट यू मिस्टर ए, आई डोंट केयर अबाउट यू मिस्टर ए, आई केयर अबाउट द पर्सन हु इज देयर इन द क्लास। इस क्लास का वो ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट से मैं कॉल हुआ डिस्प्ले, उस करंट ऑब्जेक्ट के टाइम पर ए की वैल्यू क्या थी मैं वो प्रिंट करूंगा। दैट इज द रीजन दिस कीवर्ड इज कॉल्ड आई पॉइंट टू द करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास। ठीक है, ओके और नॉट ओके। ठीक है, यहां से एक लेवल और अप जाएंगे अब हम चीजों को और डिफिकल्ट, धीरे धीरे चीजें ना डिफिकल्ट होती जाएंगी दिस में। ठीक है, डिफिकल्ट इन द सेंस और थोड़ा कॉम्प्लेक्स, एंड आई विल मेक श्योर कि वो दिस कीवर्ड वहां पे भी इंटरेस्टिंगली हम लोग समझ जाए। ठीक है, यहां तक हम समझ गए कि दिस कीवर्ड को क्यों कहते हैं कि वो करंट इंस्टेंस को फॉलो कर रहा है, क्योंकि जो भी हम वैल्यू, अगर हमें एक पैरामीटर के अंदर वाली वैल्यू चाहिए हम नॉर्मली ए लिख देंगे 70 आ जाएगा, लेकिन हमें उस क्लास में जो ए की वैल्यू है वो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे भाई नहीं, वो वाली वैल्यू के लिए आपको दिस डॉट ए करना पड़ेगा। पहली चीज समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाते हैं दिस और कंस्ट्रक्टर्स की ना एक अलग ही लव स्टोरी है। मैं सच बता रहा हूं, दिस को समझना बिना कंस्ट्रक्टर के इज इम्पॉसिबल, क्योंकि वाई ये भी समझने वाले बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। करंट इंस्टेंस की बात करते हैं हम इसमें। करंट इंस्टेंस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन सिंपली। और ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे क्या कॉल होते हैं? हर बार हम यही चीज डिस्कस करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे कॉल होते हैं एक ही भाई साहब, जिन्हें कहा जाता है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग चीज, मान लेते हैं मेरे पास एक वेरिएबल है प्राइवेट इंट ए। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर प्राइवेट वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना है। कैसे करेंगे? एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं एम्प्लॉय इंट ए। अब मुझे बहुत लोगों का पता है, बहुत लोगों ने ये चीज रटी हुई है, मैं नहीं करने वाला हूँ। इंट एक्स लिखूंगा मैं यहाँ पे। बहुत लोगों ने एक चीज रटी हुई है कि ये इंसान कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस यूज करेगा। मुझे पता है आधे लोगों के दिमाग में आ भी गया होगा ये बात, नहीं कर रहा मैं ए इक्वल टू एक्स लिखूंगा, ऐसे कर रहा मैं इनिशियलाइज, मैं नहीं लिख रहा दिस डॉट ए। क्या है? टू रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बताओ भाई क्या है? हाँ ठीक है, पता है मुझे। ये टू रिलेटेड प्रॉब्लम्स का रीजन बता रहा हूँ, दो क्यों बोला उसने, पर पहले ये चीज समझ में आ गई। हमने पब्लिक क्लास एम्प्लॉय किया, प्राइवेट इंट ए बनाया, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, सेम क्लास का नाम एम्प्लॉय एम्प्लॉय, और उसके अंदर एक मेथड इंट एक्स ए इक्वल टू एक्स कर लिया। टेस्टर के अंदर गए, दो प्रॉब्लम क्यों है भाई, ये दो है ना प्रॉब्लम। ये बोल रहे भाई इनिशियलाइज कर लिया, नंबर तो दे दो वैल्यू। ये इंटरेस्टिंग काम करने वाला हूं मैं बोलूंगा एक है 60 और एक है 70। समझ जाना, ये इंटरेस्टिंग होने वाला है यहाँ पे। एक है 60 और एक है 70, मतलब कि पेंट में समझो, इस पर्टिकुलर क्लास के दो इंस्टेंसेस तैयार होने वाले हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्लास के दो इंस्टेंसेस तैयार होने वाले हैं, अभी कोई वैल्यू नहीं है से की,
कोई वैल्यू नहीं है। एक इंस्टेंस को मिलने वाला है 60, चलो 60 70 अच्छा नहीं लग रहा, 100 200 लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छे से दिखेगा। पहला वाला 100 है और दूसरा वाला 200 है, ठीक है। चलो ज्यादा अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाएंगे, इसको लिख लेते हैं 100 और दूसरे सर्कल के अंदर है हमारे पास a की वैल्यू 200। समझ में आया? दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए, दोनों के पास जो वैल्यूज है वो डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। अब इसे और इंटरेस्टिंग करने वाला है। अगर मैं कहूं कि यहां पे एक डिस्प्ले मेथड है, ठीक है, जो डिस्प्ले मेथड कुछ नहीं करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, बस ए को प्रिंट करेगा, कुछ नहीं करेगा, वो ए को प्रिंट करेगा। तो अभी यहाँ पे इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, तो ये कहां से ढूंढेगा इस ए को? भाई जो क्लास का है वही, ठीक है। बेसिकली आंसर अपने दिमाग में इमेजिन कर लो भाई फटाफट, टाइम नहीं है मेरे पे। E1 डॉट डिस्प्ले कॉल किया, क्या आना चाहिए, और E2 डॉट डिस्प्ले कॉल किया, क्या आना चाहिए, खुद के दिमाग में सोच लो आंसर्स, ठीक है। रन करते हैं, 100 एंड 200 प्रिंट हुआ, ठीक है। E2 डॉट डिस्प्ले में क्या आएगा? पहले E1 डॉट डिस्प्ले का आंसर देखते हैं क्या आया। E1 से अगर कॉल किया 100 आया, और E2 से कॉल किया तो लेट्स सी 200 आया। पहली चीज क्लियर हो गई हमें कि हमारे पास अब दो ऑब्जेक्ट है जिनके पास ए की जो वैल्यू वो 100 और 200 सेट हो रखी है, ठीक है। बेहतरीन बेहतरीन। अब बनाएंगे इसको और इंटरेस्टिंग। हाउ अबाउट आई टेल यू, डिस्प्ले के अंदर हमें ऑब्जेक्ट एक पैरामीटर पास करना है, इंट ए, ठीक है। इंट ए पैरामीटर पास करना है। मान लो E1 के अंदर अगर मैंने 900 पास किया और E2 के अंदर मैंने 1000 पास किया, ठीक है। तो हमें पता है 900 और 1000 प्रिंट होगा, क्योंकि अभी हमने देखा ये चीज, ठीक है। 900 1000 करेक्ट, क्योंकि यहां से यहां स्कोप गया। दिस डॉट ए करता अगर, दिस डॉट ए करता अगर, तो वापस से 100 200 प्रिंट होना चाहिए। उन ऑब्जेक्ट्स की एक्चुअल वैल्यू क्या चल रही है, 100 200, पैरामीटर्स 900 1000 प्रिंट किया, तो सीधा ए लिखो। दिस डॉट ए मतलब करंट इंस्टेंस को फॉलो करेंगे, जो उस टाइम पे वैल्यू सेट हो रखी है कंस्ट्रक्टर से, 100 200। समझ में आया सब कुछ? एवरीवन अंडरस्टूड? अब यहां से और इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसे। एक कंसेप्ट आता है जावा में जिसे कहते हैं एसोसिएशन। ये बस एक फैंसी सा टर्म है, इसके बारे में अगर डिटेल में करना है तो एक वीडियो बना सकते हैं, इसको डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं एसोसिएशन को। इसको कहते हैं यूजेज अ कंसेप्ट। जब हम किसी क्लास में किसी ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर पास कर दें तो क्या होगा भाई? माय गुडनेस, ये मतलब क्या बोला भाई, कुछ समझ नहीं आया, आओ समझाते हैं। अगर मैं कहूं कि इस पर्टिकुलर क्लास में जो पैरामीटर हो वो एम्प्लॉय टाइप का हो, अब ये बात कितने लोगों को समझ में आई कि ये एम्प्लॉय, जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकेंड, एक मेथड है जिसमें क्लास टाइप का मेथड, क्लास टाइप का एक पैरामीटर पास किया जा रहा है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ई, ठीक है। एम्प्लॉय ई पास किया, और मैं कहूं कि हमारे पास एक प्राइवेट ना मान के इसको पब्लिक मेथड मान लेते हैं, पब्लिक है ताकि इसे एक्सेस कर पाए, प्राइवेट वाला फिर एक्सेस नहीं हो पाएगा। पब्लिक मान लिया हमने, ठीक है। और मैं यहां पे कहूं ई डॉट ए प्रिंट करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ई डॉट ए प्रिंट करना है, ठीक है। क्या होगा? ये बोल रहा है भाई मुझे पैरामीटर दो एम्प्लॉय टाइप का, E1 और E1 को एक काम करते हैं E2 दे देते हैं, और E2 को एक काम करते हैं E1 दे देते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड द, फर्स्टली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। यहीं पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स चलता है। एम्प्लॉय E1 के लिए ए की वैल्यू क्या है? 100 है। एम्प्लॉय E2 के लिए ए की वैल्यू क्या है? 200 है। अब E1 को E2 एज अ पैरामीटर भेज दिया और E2 को E1 एज अ पैरामीटर भेज दिया। तो मुझे ये बताओ, यहां पर जब एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट कॉल हुआ, पहला केस आएगा E1। जब E1 डॉट डिस्प्ले E2 कॉल हो, तो ये बताओ यहां पर वैल्यू क्या होगी ए की? अगेन देख लो, ए की वैल्यू E1 के लिए 100 है, E2 के लिए 200 है।
हमने E1 डॉट डिस्प्ले E2 कॉल किया है, यहाँ ऑब्जेक्ट में E2 आया है, तो बताओ सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन ई डॉट ए की वैल्यू क्या होगी? ईदर इट विल बी 100 और 200। ओके, गॉट योर आंसर? लेट्स चेक। अगर आपने 200 कहा तो आप बिल्कुल सही है। रीजन बीइंग, हमने पैरामीटर में सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट भेजा है, सेकंड क्लास का, ठीक है, तो वो सेकंड क्लास का जो वैल्यू है उसे बोलेगा। सेम चीज मैं दोबारा पूछ लूं कि भाई नहीं मुझे 100 ही प्रिंट कराना था, मुझे 100 ही प्रिंट कराना था, क्या होता? मैं दिस डॉट ए लिख दूं अगर, मतलब कि जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से ये डिस्प्ले कॉल हुआ, कौन सा ऑब्जेक्ट था? E1। तो करंट ऑब्जेक्ट, करंट इंस्टेंस को पॉइंट करने के लिए सिर्फ एक ही चीज है दुनिया में जिसे दिस कीवर्ड कहते हैं, इसलिए ये हो गया। दोनों को प्रिंट कराना हो, ई डॉट ए प्लस दिस डॉट ए, बीच में एक स्पेस, दूरियां, बीच में दूरियां, और इसको करा हमने प्रिंट। ई डॉट ए में आया 200, दूरियां बीच में, फिर 100। आया समझ में कंसेप्ट दिस का? वेरी सिंपल। कभी भी किसी भी क्लास के करंट इंस्टेंस को पॉइंट करने के लिए हम दिस कीवर्ड की हेल्प लेते हैं, ठीक है, खत्म बात। अब आता है सवाल एक इंटरेस्टिंग सा, क्या होता है, एक और कंसेप्ट समझा रहा हूं। जो मैंने कहा था कंस्ट्रक्टर यूज करते हुए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार ये कंस्ट्रक्टर ऐसा क्यों करता है कि मतलब खुद से बोलता है कि जनरेट कर दो, या खुद से दिस लिख दो कंस्ट्रक्टर के अंदर। कब होता है? कभी ना अपने आईडी में आज ही जाना और जनरेट पे क्लिक करना, और जनरेट में कंस्ट्रक्टर पे क्लिक करना, ऐसा करेगा ये। और जैसे तुम एंटर करोगे ना, ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट खुद का एक कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा और दिस डॉट ए इक्वल टू ए लिख देगा। रीजन बता देते हैं पहले इसका, इसने ऐसा क्यों किया, इसको पहले प्राइवेट कर लो, अच्छा लगता है प्राइवेट। इसने ऐसा क्यों किया? इसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब आईडी हमारा कोई भी कंस्ट्रक्टर बनाता है तो उस सेम नाम का इंट ए जो नाम है वही नाम इसको दे देता है, पैरामीटर को, ठीक है। जिससे क्या होता है, इस पर्टिकुलर ए और इस पर्टिकुलर ए में डिफरेंशिएट करना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है। तुम देखो ना, अगर ये ए इक्वल टू ए हो जाए तो क्या होगा? अब ये कौन सा ए है और ये कौन सा ए है, पता ही नहीं है ना? वेरिएबल ए इज असाइंड टू इटसेल्फ। remove self assignment, this is not logical na, because it is not understanding what a is there. So to differentiate between these two a, we write this dot a equals to a। अब ये कोई वार्निंग नहीं देगा, कोई वार्निंग नहीं देगा। क्यों देगा वार्निंग? वो बोलेगा हाँ ठीक है भाई, ये दिस डॉट ए मतलब क्या हो गया, इस क्लास का करंट इंस्टेंस, मतलब ये वाले ए की बात चल रही है। ये वाला ए कौन सा हो गया? ये पर्टिकुलर ए। आप देखोगे अगर मैं इसको हाईलाइट करूं, ऊपर वाला हाईलाइट हो जाएगा, मैं इस पर्टिकुलर को हाईलाइट करूं तो पैरामीटर वाला हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हर एक कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस डॉट ए इक्वल टू ए करके कंस्ट्रक्टर्स डिजाइन होते हैं। आया सब कुछ समझ में? अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, कभी ना ये करके देखना, जावा में कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में और कंस्ट्रक्टर चेनिंग कंसेप्ट कहते हैं हम इसे। कंस्ट्रक्टर चेनिंग कंसेप्ट क्या होता है मैं बताता हूं। अगर एम्प्लॉय ई इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय किया, ठीक है, तो जब भी एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, हमेशा चाहे तुम मानो ना मानो कुछ मत करो, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जावा में कॉल होता ही होता है, जिसको हम ऐसे लिखते हैं। ये हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल। अगर मैं इसके अंदर लिखूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इनसाइड डिफॉल्ट, बस बस पैरामीटर नहीं चाहिए, इनसाइड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो हमें पता है द मोमेंट वी विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय क्लास द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड, राइट। तो सीधा मैंने जैसे ही रन किया इनसाइड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आ गया, ठीक है। अब मैं कहूं कि मैं इसी क्लास के अंदर अगर एक और कंस्ट्रक्टर बना दूं पैरामीटराइज, जिसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बोल देते हैं भाई, अंग्रेजी में क्या है, दो कंस्ट्रक्टर बना लिया उसे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बोल देते हैं, कुछ भी, है ना। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में क्या होता है, ये बना दिया मैंने, लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इनसाइड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर, ठीक है।
अब तुम इनसाइड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो, प्लस लिखो ए, ए को ही प्रिंट करा रहे हैं, चलो करा लेते हैं प्रिंट। क्या लगता है चलेगा? क्या लगता है चलेगा? क्या होगा अभी? पहली बात, एरर देगा कि नहीं देगा? दो कंस्ट्रक्टर है, ये करने से हुआ क्या? एम्प्लॉय ई इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय किया तो क्या हुआ? क्या हम कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? यू हैव 1 सेकेंड टू आंसर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, करेक्ट। अगर इसी क्लास में अब ये बनाते वक्त अगर टू लिख दूं तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा भाई? जल्दी बताओ। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएशन में क्या हो रहा है, या तो डिफॉल्ट कॉल होता है, पैरामीटराइज कॉल हो रहा है। तो मैं कहूंगा मुझे भाई दोनों कंस्ट्रक्टर कॉल करवाने हैं। ना ना ना, मैं नहीं मान रहा, मेरे को दोनों कंस्ट्रक्टर कॉल कराने। तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल, क्या दिक्कत है भाई, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट बनाओ, एम्प्लॉय E1 बना लिया, इक्वल्स टू ए स्पेलिंग, एम्प्लॉय की स्पेलिंग, इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय, और इसके अंदर लिख दो 100। ठीक है, क्या दोनों कॉल हो जाएंगे? अब पहले वाले से डिफॉल्ट हो जाएगा, दूसरे वाले से पैरामीटराइज हो जाएगा। बेहतरीन। मैं और बुरी बात, मेरे को ये भी नहीं चाहिए, मेरे को एक ही से करना, मैं नहीं कर रहा। मुझे एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मेरे को सिर्फ एक ऐसा सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट बनाना है, और मुझे उसके अंदर से ही इसी के हेल्प से पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर कॉल चाहिए। तो इसके लिए कंसेप्ट आता है दिस का, जस्ट राइट दिस, और इसके अंदर वैल्यू पास कर दो 100, बस। दिस कीवर्ड किसी भी एम्प्लॉय या किसी भी कंस्ट्रक्टर का अंदर लिख दिया जाए तो वो उस क्लास के दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेता है। इसी को अंग्रेजी भाषा में फैंसी टर्म में कंस्ट्रक्टर चेनिंग नाम दे रखा है, और कुछ नहीं है। और एक ऑब्जेक्ट क्रिएशन से दोनों के दोनों कंस्ट्रक्टर्स को कॉल कैसे कर सकते हो? इस तरीके से कर सकते हैं। रन करेंगे इनसाइड फर्स्टली पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर 100, क्योंकि जैसे ही उसने कॉल किया अंदर गया भाई, उसने लिखा भाई दिस, पहले इस पर्टिकुलर क्लास के करंट इंस्टेंस के पास जाओ, उसने कहा कहां जाना है भाई, नीचे जाओ, इसके अंदर चल जाओ, गया इनसाइड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आ गया। मान लो मैंने यहां पे अगर ये दिस लिख दिया, अब क्या होगा? अब क्या होगा? वो क्या बोलेगा भाई? नो रिकर्सिव कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन। ये भाई साहब इसके अंदर आए, इसने दिस लिखा, ये भाई साहब ऊपर वाले के पास गया, ऊपर आ गया, इन्फिनाइट लूप। नहीं भाई, ऐसी हरकत नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो, उसके बाद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो। ठीक है, तो ऐसे करके लिख दो, क्या होगा? चला कोड, आ गया इनसाइड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम लोग, है ना, सिंपली। अब अगर क्या होगा यहां पे, अगर मैं चाह रहा हूं कि पहले क्या हो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो उसके लिए मुझे पहले 200 लगाना पड़ेगा यहां पे, आई वैल्यू 200, इसके अंदर जाएगा, दिस क्या करेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, उसके बाद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। देखते हैं हुआ कि नहीं हुआ। इनसाइड डिफॉल्ट, इनसाइड पैरामीटराइज्ड। समझ में आया? अब इसके अंदर पैरामीटर खाली क्यों थे? क्योंकि भाई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या होता है, खाली होता है। क्या एक और कंस्ट्रक्टर होता, एक और कंस्ट्रक्टर होता तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इंट ए कॉमा इंट बी नाम का एक और कंस्ट्रक्टर हो, अगर मान लेते हैं डबल पैरामीटर्स के साथ एक और कंस्ट्रक्टर, ओवरलोडिंग कितना भी अंदर जा सकते हैं इसमें। ठीक है, इनसाइड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर सेकंड। अब मुझे क्या करना है, चेनिंग करनी है पूरी की पूरी, ए प्लस बीच में थोड़ा सा स्पेस और बी। क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को दो पास कर देते, 200 एंड 300। ठीक है, फिर बोलते हैं पहले आएगा इसके अंदर, हम बोलेंगे इसके अंदर से सबसे पहले पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर कॉल करना 100 वाला। ठीक है, जब पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर कॉल करोगे उसके लिए सबसे पहले कॉल करना क्या, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब एक कंस्ट्रक्टर कॉल से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया 200 300, और सबके एक एक लाइन पे लिख दिया जो उसके बाद का कंस्ट्रक्टर है, और रन करने की हमने ट्राई किया तो क्या होगा, आइए देखते हैं। पहले गया वो इनसाइड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, फिर इनसाइड पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर 100 पास हुआ, फिर 200 300 हुआ। अब आ जाओ ड्राई रन पे, समझो बात को ढंग से। बहुत सारे आउटपुट क्वेश्चंस इंटरव्यूज में 100 बार ये चीजें पूछी जाती हैं। हमने जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सबसे पहले ये गया एम्प्लॉय क्लास के उस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के पास जिसका कंस्ट्रक्टर फॉर्म था वो, इट इज टाइप
It is a constructor which have two parameters. It went inside this. Employee int a int b, दो पैरामीटर के अंदर गया, ठीक है। उसमें हमने देखा ये बोल रहा है सबसे पहले नहीं, मैं नहीं कॉल हो सकता, ना 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 ना, हमारे पहले समझ लेते हैं ये बेटा, ये बोल रहा है नहीं पिताजी पहले खाना खाएंगे, वो पहले प्रिंट होंगे। हम पापा के पास गए, पापा ने कहा नहीं अभी दादाजी जिंदा हैं, हम दादाजी के पास जाएंगे, और ऊपर दिस जिनके खाली हैं क्या पैरामीटर्स, होता है ना, अभी बुढ़ापा आ चुका है, तो और ऊपर गए। दादाजी कहा ठीक है बेटा पहले हम प्रिंट हो जाते हैं, इनसाइड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कॉल वापस गई कि भाई दादाजी ने खाना खा लिया है, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है भाई दादाजी ने खाना खा लिया, अब पापा खाना खा लेंगे। इनसाइड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर 100, उन्होंने भी खाना खा लिया, हमारा सर्वगुणी संपन्न बच्चा उसने भी खाना खा के प्रिंट हो गया। इनसाइड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर सेकंड 200 एंड 300। इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग। इसी कंसेप्ट को कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, जिसमें मैंने 3 कंस्ट्रक्टर बनाए और एक सिंगल कॉल से, बाय यूजिंग अ सिंगल कंस्ट्रक्टर कॉल, I was able to call the 3 different constructors, ठीक है, with the help of this keyword। तो हमने जहां से कहानी शुरू की थी, this points to the current instance of the class, वहां से आगे हम completely end पे where the actual instantiation of the class is explained, ठीक है। I hope you understand it well। कोई भी doubts कुछ भी होगा तो you just comment it out, we will try to solve it and give you more explanation on it, ठीक है। Till then keep learning, okay, bye bye।